Good morning, students. How are you? I think you all are fine. Today we discuss our sixth chapter of second book, The Crisis of Democratic Order. ठीक है बेटा, तो ये आप समझ सकते हो कि जो जैसे कि पाकिस्तान 9th क्लास के अंदर आपने पढ़ा था, है ना, पाकिस्तान, फिजी एंड घाना, बहुत सारे कंट्रीज थे जहाँ पर डेमोक्रेटिक क्राइसिस आए। क्राइसिस का मतलब होता है जब डेमोक्रेसी को फॉलो करने में हमें प्रॉब्लम होती है, जब हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इन दिस चैप्टर वी रीड सर्च फॉर कमिटेड ब्यूरोक्रेसी एंड जुडिशरी। इसमें ये था कि ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है जो हमारे बड़े ऑफिसर्स होते हैं, जो हमारे एग्जीक्यूटिव होते हैं, और जुडिशरी। अच्छा, नवीमन मूवमेंट इन गुजरात, नवनिर्माण मूवमेंट इन गुजरात एंड द बिहार मूवमेंट। ठीक है, तो इसमें नवनिर्माण मूवमेंट गुजरात के अंदर हुआ, वो पढ़ेंगे। इमरजेंसी context contributed an extra constitutional dismissal residence of the emergency in 1977। इंडिया के डेमोक्रेसी में सिर्फ वन टाइम जो है वो इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है, और वो हम इसमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। 1977 इलेक्शन एंड द फॉर्मेशन ऑफ जनता पार्टी। फिर फर्स्ट टाइम नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट आई इंडिया के अंदर कब? 1977 में। राइज ऑफ सिविल लिबरेट ऑर्गेनाइजेशंस, और फिर जो है सिविल लिबरेट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्टार्ट हुए इंडिया में फर्स्ट टाइम। सो ये मेन थिंग्स हैं जो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। अभी बेटा मैं समराइज कर रही हूँ इस चैप्टर को, उसके बाद जो है हम टॉपिक वाइज जो ये चैप्टर है इसको डिस्कस करेंगे। ड्यू टू personalized politics, the Congress was opposed by the non-Congress party. The Marxist-Leninist group were strong in West Bengal, which used armed insurgent technique and overthrow capitalist order to establish a political system, but the state government took religious measure to suppress them। ठीक है, तो बेटा जो हमने बताया था आपको, फर्स्ट टाइम ही जो इलेक्शन हुए थे उसमें बहुत हेल्दी मेजोरिटी के संग कांग्रेस पार्टी, हमने देखा था कि 350 से भी ज़्यादा सीट्स जो है वो उन्हें मिली थी। बट जो सबसे स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टी बनकर आई थी वो कौन सी थी? सीपीआई। इट मीन्स कि कम्युनिस्ट पार्टी। जो हमने पढ़ा था कि उसमें दो ग्रुप होते हैं, एक तो लेनिनिस्ट और दूसरे मार्क्सिस्ट, माओ। तो ये सब जो है वेस्ट बंगाल के अंदर इनका बहुत ज़्यादा वो था। तो ये लोग क्या कहते हैं, सोशलिज्म में बिलीव करते हैं कम्युनिस्ट लोग। तो ये कैपिटलिस्ट जो हमने अडॉप्ट की थी डेमोक्रेसी के अंदर, उसको उखाड़ फेंकना चाहते थे। बट जो यहाँ की गवर्नमेंट थी, उन्होंने, जो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट थी, उसने अच्छे मेजर्स को यूज़ करते हुए इनका जो मूवमेंट था, जो इनका बंगाल के अंदर ये करना चाहते थे, उसको उन्होंने सुप्रेस कर दिया। द फर्स्ट नेशन वाइड सत्याग्रह वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द जयप्रकाश नारायण ऑफ for Indira Gandhi resignation. He made people aware not to obey illegal
immoral order by the massive demonstration in Delhi's Ramlila ground on June 25, 1975. He declared Indira Gandhi's election invalid. फर्स्ट टाइम देश में एक सत्याग्रह हुआ, स्टार्ट किया गया, किसके अगेंस्ट? जब उसके जो नेता थे वो कौन थे? जयप्रकाश नारायण। ये क्या डिमांड कर रहे थे? ये इंदिरा गांधी के रेजिग्नेशन की डिमांड कर रहे थे। उन्होंने लोगों को अवेयर किया कि वो गैर कानूनी बातों को ना माने, अनैतिक बातों को ना माने, इमोरल ऑब्वियस को, इलीगल इमोरल जो लॉज हैं उनको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए उन्होंने दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में 25 जून में 1975 में क्या किया था? एक नेशनल वाइड सत्याग्रह जो है वो स्टार्ट किया। ठीक है। ही डिक्लेयर्ड इंदिरा गांधी इलेक्शन इनवैलिड। उन्होंने इंदिरा गांधी के इलेक्शंस को इनवैलिड मतलब डिक्लेयर किया। द नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ द railwaymen's struggle led by George Fernandez led the national-wide strike by all the employees of railway, uh, pressurized the government for their demand regarding bonus and the service condition. अच्छा, ये तो हो गया है ना। दूसरा, एक रेलवे के जो स्ट्रगल था उनको लीड किया किसने? जॉर्ज फर्नांडीज ने। उसमें क्या था कि रेलवे के जो एम्प्लॉयज़ थे वो कह रहे थे कि उनके बोनस और सर्विस कंडीशन को इम्प्रूव किया जाए, जिसको लीड किया जॉर्ज फर्नांडीज ने। The government was opposed to these demands and employees went to strike. In May 1974, the government declared the strike illegal and arrested many of the workers and deployed the territorial army to protect railway track, and strike had to call off and 20 days without any settlement. तो सरकार ने इन सबको दबा दिया, इनकी कोई भी मांग नहीं मानी गई। और क्या हुआ कि बिना शर्त के ये लोग कितने दिनों बाद, 20 दिन के बाद, बिना किसी सेटलमेंट के ये लोग क्या कर दिया गया इन्हें? ये लोग वापस आ गए ना, अपने अपने काम पर आ गए। Before the declaration of emergency, many differences arose between the government and the ruling party. जब ये डिक्लेरेशन की इमरजेंसी की तो बहुत सारे डिफरेंसेस आकर खड़े हो गए सरकार के और रूलिंग पार्टी के, लीडिंग टू स्ट्रेन बिटवीन जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव on the issue of intervention in the constitution provision by the government or parliament. It was proved in case of Keshan in Bharti, where he judicially declared the parliament cannot amend the constitutional basic features in the constitutional manner. It mixes up the constitutional interpretation and political ideologies rapidly. Emergency was declared on the ground of internal disturbance on the 25th of June 1975, evoke Article 352 of the Constitution. तो 11th क्लास में मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट के, जब मैंने आपको राइट्स बताए थे, पावर एंड फंक्शन बताई थी, तो उसमें आपको समझाया था कि किस तरह से इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 6 ईयर की इमरजेंसी का भी प्रोविज़न है। इसमें क्या होता है कि 6 ईयर में 6 मंथ की इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। वो किस लिए करी गई थी कि वॉर है या
कि कोई नेचुरल डिजास्टर है, उस केस में इंडियन जो हमारे हैं गवर्नमेंट चाहे तो 6 मंथ की इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकती है। उसमें हमारे कुछ फंडामेंटल राइट जो है वो भी वो होते हैं, उस टाइम रोक दिए जाते हैं, सस्पेंड कर दिए जाते हैं, और एज वेल एज जो इलेक्शंस हैं वो तो होंगे ही नहीं उस टाइम। ठीक है, तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया था ये प्रोविज़न, तो उसको यूज़ करते हुए इंटरनल डिस्टरबेंस का जो है उसमें इशू दिया गया, और कब 25 जून 1975 को ये डिक्लेयर कर दी गई। दिस शोड that the provision of emergency was open to misuse and had to change later on। ये दर्शाता है कि इमरजेंसी का प्रोविज़न जो था वो मिसयूज़ किया गया, इमरजेंसी की जो फैसिलिटी दी गई थी उसका मिसयूज़ किया गया रूलिंग पार्टी के द्वारा, बाद में उसको चेंज कर दिया गया। द प्रेसिडेंट also did not raise objection to the prime minister against the emergency। प्रेसिडेंट जो थे उन्होंने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया प्राइम मिनिस्टर के इमरजेंसी डिक्लेयर करने पर। प्रोविजन सच एज द प्रिवेंटिव डिटेंशन supersede the civil liberties of the citizen and they were rectified by the judiciary after the emergency। Press censorship was used by the government to which many newspaper and journalists weakened the four pillar of democracy। इस इमरजेंसी में क्या होता है, मैंने बताया ना कि बहुत सारे जो हमारे राइट्स हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो इसमें उन्होंने सरकार ने इमरजेंसी में क्या करा कि बहुत सारे जो हमारे प्रेस की सेंसरशिप थी उसको यूज़ करते हुए बहुत सारे न्यूज़पेपर्स और जर्नलिस्ट को क्या कर दिया गया, उसको जो मतलब मीडिया है एक तरह से प्रेस थी उसको सेंसरशिप किया, जिससे जो और उसकी जिसकी वजह से हमारा जो फोर्थ पिलर कहा जाता है डेमोक्रेसी का, मीडिया, उसको वीक कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इट मीन्स कि जब ये होता है बेटा कोई वॉर चल रही हो तो उस टाइम क्या होता है कि हमारे फ्रीडम टू स्पीच, मतलब कुछ भी बोलोगे या कुछ भी आप अगर मतलब पब्लिश करोगे अपने या चैनल पे चलाओगे तो उस टाइम उस ये परमिशन नहीं होती है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी नहीं होती, लिमिट में होती है। आप कुछ भी नहीं लिखोगे, अगर मान लो वॉर चल रही है और आप कुछ भी इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट लिख रही हो तो लिखोगे तो उसका जो मिसयूज़ है वो हमारे जो हमारा एनिमी कंट्री है वो इंटरनेशनल उस पर उसको यूटिलाइज़ करेगा कि देखो इंडिया के खुद के न्यूज़पेपर इस तरह से ये न्यूज़ दे रहे हैं, तो इसलिए उस टाइम ये जो इसके प्रेस की जो फ्रीडम है उसको भी सस्पेंड कर दिया जाता है। तो ये उन्होंने अपने अपने मिसयूज़ करते हुए रूलिंग पार्टी ने 75 के अंदर जो हमारा फोर्थ पिलर है जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं, जिसे हम मीडिया कहते हैं, डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कहा जाता है, उसको वीक कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है आफ्टर इमरजेंसी वॉज इम्पोज्ड क्वेश्चन एंड डिबेट अरोज आइदर इमरजेंसी वॉज नेसेसरी और नॉट। इमरजेंसी जब डिक्लेयर कर दी गई तो अब ये क्वेश्चन होने लगे कि ये ज़रूरत थी इसकी या नहीं। द गवर्नमेंट आर्ग्यूड दैट द अपोजिशन पार्टी मस्ट अलाउ इलेक्शन रूलिंग पार्टी टू govern according to his policies, where the city's critics argued that people had to right to publicly protest against the government। द गवर्नमेंट का ये कहना था कि अपोजिशन पार्टियों को ये चाहिए कि वो रूलिंग पार्टी को अपनी इच्छा के अनुसार गवर्न करने दें। जो क्रिटिक जो उसके विरोध कर रहे थे उनका ये मानना था कि
उनको पब्लिकली अगेंस्ट बोलने का राइट है। द कांग्रेस लॉस्ट द 1977 इलेक्शन एंड जनता पार्टी केम टू पावर। फर्स्ट टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस कांग्रेस पार्टी पहली बार चुनाव हारी और जनता पार्टी, ये कोalition गवर्नमेंट थी, सभी पार्टियों ने एक साथ मिलकर बनाई थी, वो फर्स्ट टाइम जो है वो पावर में आई। ठीक है। द अपोजिशन अडॉप्टेड द स्लोगन सेव डेमोक्रेसी। उस टाइम अपोजिशन पार्टी ने एक स्लोगन दिया, सेव डेमोक्रेसी, अगेंस्ट द imposition of emergency earlier, and the message resonated with the people of India. The Indira Gandhi government showcased non-democratic character of rule through the various excesses such as press censorship, force and could not gather support of people. The Congress party could not fulfill the promise of Garibi Hatao and other promises made during election. Emergency taught many lessons. इमरजेंसी जो फर्स्ट टाइम हमारे ऊपर लगी उसने हमें बहुत सारी जो है हमें लेसन्स दिए जिससे हम अवेयर हो गए। इट एक्सट्रीमली फर्स्टली डिफ़िकल्ट टू डू अवे विद डेमोक्रेसी इन इंडिया। ठीक है, कि ये बहुत मुश्किल है कि डेमोक्रेसी को इंडिया से दूर किया जा सके। सेकेंडली, इट इज़ नेसेसरी दैट advice to president to proclaim emergency must be given writing by the union cabinet. Thirdly, it made everyone more aware and value of civil liability. इसने हमें बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को प्रदान करी, हमें इससे बहुत सारी सीख मिली, लेसन्स मिले। क्या क्या था? एक तो कि बहुत मुश्किल है इंडिया से डेमोक्रेसी को हटाना। नंबर 2, इसमें ये ज़रूरी हो गया कि प्रेसिडेंट जब भी प्रोक्लेम डिक्लेयर करे इमरजेंसी, उसको कैबिनेट की यूनियन जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनकी भी रिटन में परमिशन होनी चाहिए। इट मेड एवरीवन मोर अवेयर द वैल्यू ऑफ सिविल। इसने हमें पॉलिटिकल एजुकेशन भी बहुत सारी प्रोवाइड करी। इट मीन्स इसके थ्रू हमने ये जान गए कि किस तरह से हमें अपनी गवर्नमेंट मेकिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, लोगों को अवेयर कर दिया इन सब चीज़ों में। ऑन 12 जून 1975 द इलाहाबाद हाई कोर्ट passed a judgment on the 12th June 1975 the Allahabad High Court passed a judgment declaring Indira Gandhi's election of Lok Sabha invalid and therefore had to vacate the position of Prime Minister. इसने इंदिरा गांधी के जो भी इलेक्शन था उसको इनवैलिड डिक्लेयर करा, जिसकी वजह से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट जो है वो वैकेंट होनी चाहिए। द ऑपोजिशन पार्टी हैज़ बीन agitation against the government due to the various social and economic reason demanding her resignation after the court order. अब जो अपोजिशन पार्टी पहले से ही तैयार बैठी थी, बहुत सारे सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज़ के ऊपर वो गवर्नमेंट को घेर रही थी। अब वो जो है इस जजमेंट के बाद सीधा जो है वो प्राइम मिनिस्टर का मतलब इंदिरा गांधी का इस्तीफ़ा मांगने लगी। इंदिरा गांधीज़ गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड द इमरजेंसी। इस वजह से इंदिरा गांधी ने 25 जून को 1975 में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी बाय द स्टार्टिंग दैट देयर वाज अ थ्रेट ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस अंडर द आर्टिकल 342 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द गवर्नमेंट, अच्छा अब वही है
कि इंटरनल डिस्टरबेंस का को अपनी हथियार बनाते हुए इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को क्या कर दिया, अपने आर्टिकल 342 में जो इमरजेंसी का प्रोविज़न है उसको यूटिलाइज किया। द गवर्नमेंट प्रोक्लेम इमरजेंसी टू ब्रिंग लॉ एंड ऑर्डर। उसने क्या करा, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। रीस्टोर एफिशिएंसी एंड implement pro-poor welfare program, and that supervised focus were trying to obstruct the work of government and were using extra constitutional means of remove her। ये सब चीज़ें किस लिए यूटिलाइज की गई कि लोगों का जो ध्यान था वो किस पे लगा दिया गया कि जो बहुत गरीब हैं, बहुत ज़्यादा गरीब हैं, उनके वेलफेयर की प्रोग्राम और सर्विसेज जो हैं उन पर फोकस किया जाने लगा। ऐसा करके वो लोग सरकार के जो वर्क थे उनसे ध्यान हटाना चाहती थी और वो बहुत ज़्यादा रिमूव कर रही थी इन सब चीज़ों के लिए। सो स्टूडेंट, in a next class we give you a topic wise summary of this chapter, because this chapter is very important. So have a nice day.